शुरू करना हमको नील्स बोर का परमाणु मॉडल। लेकिन बोर के परमाणु मॉडल से पहले हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ लिया था। लेकिन रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में भी कुछ कमियां रही, जिसकी वजह से बोर का मॉडल भी आया। ठीक है ना। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में दो कमियां रही है। ठीक है। पहली चीज तो देखिएगा कि परिकल्पना के हिसाब से कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य विद्युत आकर्षण बल से संतुलित होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर हमेशा यदि बल लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होगी? त्वरित गति होगी। और फिजिक्स में, भौतिकी में अगर कोई भी आवेशित कण यदि त्वरित गति करता है तो वो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करेगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करता है, जिसके कारण इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में लगातार कमी होने लगेगी और ये अंततः स्पाइरल पथ पर गमन करता हुआ फाइनली नाभिक के अंदर समाहित हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे केस में जब ऊर्जा कम होगी, धीरे धीरे नाभिक उसको खींचने लगेगा, घूम रहा है और खींचने लगेगा, फाइनली नाभिक के अंदर गिर जाएगा। ठीक है। तो ऐसे में तो फिर परमाणु के भी अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। ठीक है। तो इस बात को कि भाई रदरफोर्ड नहीं समझा पाए कि भाई इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिर रहा है। ठीक है। ठीक है, चलेगा। हालांकि देखेंगे, अपन बातचीत करेंगे कि यही प्रश्न नील्स बोर को भी पूछा गया, उनके भी कमियां पढ़ेंगे हम। ठीक है। तो उन्होंने इसका आंसर नहीं दिया एक तरह से, मतलब कुछ ऐसी बात कही कि जिससे ये अपने आप कट गया प्रश्न। समझेंगे इसको भी कैसे। ठीक है। दूसरी कमी ये रही कि वो रदरफोर्ड परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम को या फिर हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम को समझाने में असमर्थ रहे। स्पेक्ट्रम का मतलब ये हो गया, हालांकि अपन बोर के मॉडल में पढ़ेंगे डिटेल में स्पेक्ट्रम। ये भी मान लीजिएगा ये नाभिक, और नाभिक के चारों ओर एक तरह से ये वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। इलेक्ट्रॉन यदि उच्चतम कक्षा से निम्नतम कक्षा में आए तो कौन से रंग का प्रकाश उत्सर्जित करेगा? जो ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है, जो विकिरण उत्सर्जित हो रहा है, उसकी तरंगदैर्ध्य कितनी होगी? इस बात को समझा नहीं पाया रदरफोर्ड। ठीक है। तो ये दो कमियां रही, अब फटाफट इसको लिख लीजिएगा, फिर बोर का परमाणु मॉडल डिस्कस करेंगे। लिखिएगा नंबर 1 रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, और नंबर 1 लिखिएगा परमाणु में नाभिक के चारों ओर वर्तीय कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन की गति त्वरित गति होती है तथा भौतिकी में कोई त्वरित आवेश की गति के कारण विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित होती है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन भी विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करेगा, जिसके कारण इसकी ऊर्जा में निरंतर कमी होते हुए ये स्पाइरल, इस तरह से लिख लेना, स्पाइरल पथ या सर्पिलाकार पथ पर गति करता हुआ नाभिक में समाहित हो जाएगा। ऐसी स्थिति में परमाणु का अस्तित्व नहीं रह पाएगा। और दूसरी एक और कमी लिख लीजिएगा। दूसरी कमी यह परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम अथवा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझाने में भी असमर्थ रहा। जब ये मॉडल असमर्थ रहा तो ये दो कमियां है आपकी। ठीक है। अब अगला हेडिंग है, आप हेडिंग डाल दीजिएगा अगला, नील्स बोर का परमाणु मॉडल की परिकल्पना है।
नील्स बोर के परमाणु मॉडल की परिकल्पनाएं नील्स बोर के परमाणु मॉडल की परिकल्पनाएं, क्या क्या परिकल्पनाएं हैं, देखो समझो बात को। परिकल्पनाएं जिसके पीछे कोई गणितीय सत्यापन नहीं है, कई बातें हैं, ठीक है। कुछ चीजें तो एक तरह से बिल्कुल रदरफोर्ड की जैसे, जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में थी एज इट इज सेम है, कोई चेंजेस नहीं। जैसे पहली परिकल्पना यही है कि नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य विद्युत आकर्षण बल से संतुलित होता है, ठीक है। बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। मतलब अभिकेंद्रीय बल किससे संतुलित होगा, विद्युत बल से। अभिकेंद्रीय बल कितना होता है, mv²/r, और अभिकेंद्रीय ये विद्युत बल क्या हो गया, Q1 मतलब हो गया नाभिक पर आवेश। तो नाभिक पर आवेश हमेशा कितना होता है, ZE, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे आवेश दूसरा -E अपॉन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग और इस पूरे का मोड, मतलब प्लस हो चाहे माइनस दोनों। ये मैं बता चुका हूं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में। Q1 Q2 बीच की दूरी है R, तो जो कूलम्ब बल है K Q1 Q2 अपॉन R², दोनों का मोड लेना है। अलग अलग भी ले सकते हो चाहे सेम ले, ठीक है ना। तो ये हो गया mv² अपॉन R बराबर KZE² अपॉन R², तो एक R कट जाएगा, mv² बराबर KZE² अपॉन R। ये इक्वेशन नंबर बन गई 1, ठीक है। तो पहले आप लिख लीजिएगा, पहली परिकल्पना लिखो देखिए, और पहले इसको फटाफट कंप्लीट करो, फिर सेकंड परिकल्पना पे आते हैं। परिकल्पनाएं लिखिए। नंबर 1, परमाणु में नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य विद्युत आकर्षण बल से संतुलित होता है, ठीक है। और ये डायग्राम बनाकर आप ये लिख लीजिएगा सारा, ठीक है। पहली परिकल्पना तो ये हो गई। दूसरी परिकल्पना, उसको थोड़ा सा ढंग से और समझते हैं, वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी परिकल्पना देखिएगा। दूसरी परिकल्पना है सेकंड, पहली हो गई, सेकंड समझना बात को। परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर काटते हैं जिनमें कि उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। मतलब कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज, मतलब 1, h/2π के साथ 2, h/2π के साथ 3, इस तरह से हो। इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्षा में चक्कर काटता है जिनमें कि उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। मतलब कोणीय संवेग हो जाए nh/2π, जहां n मुख्य क्वांटम संख्या कह सकते हो, या n का मान 1 2 3 ये है। अब कोणीय संवेग क्या है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई भी कण यदि घूर्णन गति कर रहा है या वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो रेखीय संवेग का आघूर्ण कोणीय संवेग कहलाता है, ठीक है। मान लीजिएगा कोई कण है जिसका द्रव्यमान है m, ठीक है, उसका वेग है, उसकी चाल है v, ठीक है। ये मान लीजिए उसका वेग है v, ठीक है। ये अगर इस पथ पर घूम रहा है, ठीक है, तो उसका रेखीय संवेग क्या हो जाएगा, p बराबर mv,
ठीक है, ये हो गई आर बिंदु का स्थिति सदिश, तो आर की दिशा हो गई आपके लिए ये। ठीक है, तो कोणीय संवेग होता है, वैसे कोणीय संवेग जे से भी लिखते हैं, एल से भी लिखते हैं। ठीक है, ये होता है आर क्रॉस पी। अगर इसका मान देखना है जे या फिर एल, इसका मान देखना है तो परिमाण देखना अगर, तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये मान हो जाएगा आपके आर पी साइन, अब थीटा किस किस के बीच में कोण, आर और पी के बीच में कोण, तो आर की दिशा तो हो गई है मूल बिंदु से स्थिति सदिश हो गई इधर, पी की दिशा हो गई है, यदि कण इधर आ रहा है तो वेग हो गए उधर, तो पी की दिशा हो गई इधर, अब कण की स्थिति ये हो गई तो ये दिशा हो गई आर की। तो हमेशा ये कोण कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान हो गया 1। ठीक है, आर इंटू पी, तो एल या फिर जे लिख रहा हूं मैं सिर्फ यहां पर, जे का मतलब कोणीय संवेग का परिमाण ही है, ये वैल्यू कितनी हो गई आर पी, पी मतलब क्या हो गया, रेखीय संवेग मतलब एम वी मान उसका। ठीक है, तो आर एम वी मतलब जे बराबर एल बराबर क्या हो गया एम वी आर। ठीक है ना, अब बात सुनो देखो, तो क्या हो गया कि कोणीय संवेग h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, मतलब कोणीय संवेग मतलब क्या, एम वी आर किसके बराबर है, एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर है। कोणीय संवेग जे एन बराबर, परिमाण लिख लेता हूं जे एन बराबर एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी मैं और बात समझाता हूं आपको। आप ऐसा करो कि पहले इसको लिख लो, लिखो, आप वीडियो पॉज करके पहले लिखिएगा, दूसरी परिकल्पना में लिखना, सेकंड नंबर पॉइंट डालो और उसमें लिखो, परमाणु में नाभिक के चारों ओर, परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में, उन्हीं इलेक्ट्रॉन उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर काटते हैं जिनमें कि उनका कोणीय संवेग h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। कोणीय संवेग h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। और आप ये इक्वेशन लिखो पहले तो डायरेक्टली, एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, सबसे पहले ये लिखो एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, लिख लिया आपने। अब ये क्या है, तो आप चाहो तो भले ये लिख लीजिएगा साथ में भी, और इसको भी बॉक्स में बंद कर देना पूरी तरह से, ये होता क्या है। ठीक है, अब मैं वापस वीडियो पॉज करके सारा लिख लिया होगा आपने। ठीक है, अब देखो वापस मैं यहां पे ये लाइन लिख रहा हूं, कोणीय संवेग जे एन बराबर एम वी आर बराबर एन एच अपोन 2 पाई, जे एन या फिर इसको एल एन भी कहते हैं कोणीय संवेग को। अब बात को सुनो, एन का मान है 1 2 3 का एन का मान हो गया, एन है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या कह सकते हैं या कक्षा संख्या कह सकते हैं, एक ही चीज होगी, एन का मान होता है 1 2 3 4 इस तरह से, माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, कक्षा की संख्या है, माइनस में कैसे होगी। अब बात को सुनो, देखो पहली चीज कि कोणीय संवेग का मान h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, इसको थोड़ा सा और बारीकी से समझते हैं। कोणीय संवेग का मान h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज है, मतलब कोणीय संवेग का मान या तो h अपॉन 2 पाई होगा, या h अपॉन 2 पाई के साथ राशि होगी 2, या h अपॉन 2 पाई के साथ राशि कितनी होगी 3। कभी भी कोणीय संवेग इलेक्ट्रॉन का h अपॉन 2 पाई के साथ 1.5 नहीं होगा, ये गलत है। मतलब कोणीय संवेग हमेशा h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज है। तो पहला प्रश्न कि कोणीय संवेग का न्यूनतम मान कितना होगा, तो वो पहली कक्षा में ही हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा h अपॉन 2 पाई। अगला पॉइंट इसमें ये बनता है,
बोर की दूसरी परिकल्पना जो कि कोणीय संवेग के क्वांटीकरण पर आधारित है, कोणीय संवेग के क्वांटीकरण पर आधारित है, कोणीय संवेग के क्वांटीकरण पर आधारित है। क्वांटीकरण का क्या मतलब हुआ और एक क्वांटा शब्द का क्या मतलब है, इस बात को थोड़ा सा समझना। क्वांटा शब्द जगह जगह काम में आएगा, आपके और भी कई जगह काम में आएगा। क्वांटा शब्द का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि किसी भी राशि को, कोई भी चीज हो सकती है वो, अगर उसको बिल्कुल बारीक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो सबसे सूक्ष्मतम पार्ट की वैल्यू कितनी है। मैं इसको थोड़ा सा बहुत बेसिक से और समझाना चाहूंगा। मान लीजिएगा एटीएम मशीन के अंदर जो रुपए लगे हुए हैं, सपोज उसके अंदर 100 के नोट रखे हुए हैं, 100 रुपए के, 200 रुपए के, 500 रुपए के और 2000 रुपए के नोट रखे हुए मशीन में। अब आप जब उसमें 50 का नोट है ही नहीं, तो अगर आप सोचो कि मशीन में अगर मान लीजिए इनपुट डालो भाई मेरे को 50 रुपए चाहिए, जब उसमें नोट है ही नहीं तो क्यों आएगा नोट। तो उसमें जितने भी रुपए आए, क्या वो रुपए हमेशा 200 रुपए के, 500 रुपए के, 2000 के या 100 के, कौन से संख्या के हमेशा मल्टीपल ही होंगे। देखिएगा, आप 100 रुपए निकाल सकते हो, क्या 150 निकाल सकते हैं? नहीं। 200 निकाल सकते हैं, 300 निकाल सकते हैं, 500 निकाल सकते हैं, 1500 निकाल सकते हैं, 1800 निकाल सकते हैं, 2000 निकाल सकते हैं, आप 2500 रुपए निकाल सकते हैं, आप 2600 निकाल सकते हैं। इसका मतलब जितने भी रुपए हैं 100 रुपए के मल्टीपल में ही है, कितने भी रुपए। तो जितने भी जो मशीन में रुपए आने वाले हैं वो 100 रुपए के, मतलब एक क्वांटम रुपए का मान कितना हो गया? 100 रुपए मतलब होता है, ठीक है ना। और एक एग्जांपल सुनिएगा, देखो मान लीजिएगा आपके पास कुछ सिक्के हैं, ठीक है, 1 का सिक्का भी है, 2 का सिक्का भी है, 5 का सिक्का है, किसी बैग में भरे हुए हैं। आपको कहा इसमें मुट्ठी भर के उस सिक्के निकाल दो, जितने भी राशि आई वो राशि क्या हमेशा 1 रुपए के गुणनफल में होगी क्या? या 2 के गुणनफल में भी हो सकती है। अगर 7 रुपए आई तो 2 के गुणनफल में नहीं होगी, लेकिन 1 के गुणनफल में होगी। तो वहां पर एक क्वांटा का मान कितना हो गया? 1 रुपए। और देखिएगा क्वांटा शब्द का इस्तेमाल, मान लीजिएगा किसी वस्तु को आवेशित करना है, आवेशित करना है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालो, तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे या 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 1.4 इलेक्ट्रॉन थोड़ी निकालोगे। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो वस्तु पर आवेश हो गया प्लस का 1e, 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए प्लस का 5e, 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया माइनस का 1e किसी उदासीन वस्तु में। तो हमेशा आवेश जो है 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज है। या प्रवेश कराएंगे तो माइनस आवेश हो जाएगा, निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज ही है, वो हो गया आवेश का क्वांटीकरण। और देखिएगा प्रकाश की जो प्रकृति है फोटोन, मतलब एक तरह से मान कर चल रहे हैं कि एक तरह से ऊर्जा के पैकेट मिल रहे हैं, ऊर्जा के बंडल मिल रहे हैं, और हर एक पैकेट को, ऊर्जा के एक बंडल को एक फोटोन कहते हैं, जिसकी ऊर्जा होती है h न्यू। तो यहाँ पे 10 फोटोन मिले तो सतह को मिलने वाली ऊर्जा 10 h न्यू, 15 फोटोन मिल गए तो 15 h न्यू। तो मतलब ऊर्जा भी क्वांटिकराइज है, क्वांटीकरण है ऊर्जा का भी। और एक क्वांटा ऊर्जा का मान कितना हो गया? h न्यू फोटोन के, ठीक है। तो यहां पर कोणीय संवेग का क्या हो रहा है? क्वांटीकरण हो रहा है। कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो रहा है, ठीक है। तो आप इसके अंदर ये लाइन भी लिख लीजिएगा नोट डाल के कि ये परिकल्पना कोणीय संवेग के क्वांटीकरण पर आधारित है तथा एक क्वांटम कोणीय संवेग का मान, एक क्वांटम कोणीय संवेग का मान h/2 पाई होता है, h/2 पाई होता है, ठीक है।
दूसरा प्रश्न पूछ ले कि न्यूनतम कोणीय संवेग का मान कितना है, तो पहली कक्षा में ही है। दूसरी कक्षा के अंदर बात कहेंगे n का मान 2 रखेंगे, तीसरी कक्षा में n की मान 3 रख देंगे। तो न्यूनतम कोणीय संवेग का मान भी कितना है, h/2 पाई। एक प्रश्न इसके अंदर आपको लिखवा देता हूं मैं, आप एक प्रश्न लिखिएगा, निम्न में से कौन सा कोणीय संवेग, निम्न में से कौन सा कोणीय संवेग किसी इलेक्ट्रॉन के लिए संभव नहीं है। कोणीय संवेग इलेक्ट्रॉन के लिए संभव नहीं है, इलेक्ट्रॉन के लिए संभव नहीं है। पहला ऑप्शन है h/2 पाई, सेकंड ऑप्शन है 3h/2 पाई, थर्ड ऑप्शन है 7h पाई, फोर्थ ऑप्शन है h/7 पाई। h/7 पाई कौन सा कोणीय संवेग पॉसिबल नहीं है। अब इस प्रश्न में आप या तो काम करो कि देखो h/2 पाई कैसे पूर्ण गुणज, देखो एक तो तरीका है, देखो h/2 पाई का पूर्ण गुणज होना चाहिए, तो h/2 पाई यहां पे बनाओ और साथ में देख लो कोई ना कोई पूर्णांक आना चाहिए, तो साथ में आ गया 1। यहां पे देखो h/2 पाई साथ में कितना आ गया 3, इसका मतलब ये भी पॉसिबल है। यहां पे देखो h/2 पाई है नहीं, तो पहले 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 7 की जगह रख दो 7 इंटू 2h/2 पाई। अब h/2 पाई हो गया, ये कितना हो गया 14h/2 पाई। और यहां पर भी देखो इसका मतलब ये भी h/2 पाई के साथ हो गया, ठीक है। अब यहां पर चेक करें, देखो यहां पर भी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, तो इसके अंदर चेक करें तो 2h/2 पाई इंटू 7, ठीक है। 7 की जगह 7 हो गया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब देखो h/2 पाई के साथ वैल्यू क्या आ रही है 2/7, तो 2/7 h/2 पाई, तो ये एक इंटीजर नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये हो गया आंसर। कौन सा संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। या फिर एक तरीका और भी है, एक तरीका इसका और भी है। आप क्या करो, सब में आप मान लो कि भाई कोणीय संवेग क्या होना चाहिए nh/2 पाई, ठीक है। तो कोणीय संवेग nh/2 पाई बराबर h/2 पाई, पहला ऑप्शन। तो देखो इससे h/2 पाई से h/2 पाई कट गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 1, संभव है, ठीक है। यहां पर देखिएगा सेकंड ऑप्शन में nh/2 पाई की जगह क्या रख सकते हैं 3h/2 पाई, तो यहां पर भी देखो 2 पाई से 2 पाई h n की वैल्यू आ गई 3, ये भी संभव है, मतलब पॉसिबल है, ठीक है। यहां पे बात करें nh/2 पाई बराबर 7h पाई, तो देखो पाई से पाई कट गया, h से h कट गया, n की वैल्यू 14। और यहां पे चेक कर लेते हैं, देखो यहां पर अगर चेक करेंगे तो nh/2 पाई की वैल्यू कितनी होगी, देखो h/7 पाई, तो देखो पाई से पाई कट गया, h से h कट गया, तो n की वैल्यू कितनी होगी 2/7, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मतलब ये संभव नहीं है। पूछा आपको संभव कौन सा नहीं है, ये संभव नहीं, इसलिए राइट ऑप्शन हमारे लिए ये है। क्लियर, ठीक है। तो आप इसको भी कॉपी कर लीजिएगा एक क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलेगा, ये तो हुआ क्वांटिकरण, ठीक है। एक इसके ऊपर इस तरह के प्रश्न बन जाए कि इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिएगा चौथी कक्षा में है तो उसका कोणीय संवेग कितना हो जाएगा, तो चौथी में कक्षा में तो nh/2 पाई 4 इंटू h/2 पाई, तो मतलब क्या हो जाएगा 2h पाई, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है आपके पास, कोई कोणीय संवेग दे दे, पूछ ले कौन सी कक्षा में है, तो उसको nh/2 पाई के बराबर रख लीजिएगा, ठीक है ना। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे देखिएगा, तो तीसरी ये होगी परिकल्पना mvr बराबर nh/2 पाई। क्लियर यहां तक। अब आगे बात करते हैं, देखिएगा तो तीसरी परिकल्पना है, लेकिन इन दो परिकल्पनाओं, तीसरी परिकल्पना भी पहले मैं लिखवा देता हूं आपको, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब आएगा उस समय ये चीज काम में आएगी, तीसरी परिकल्पना, ठीक है। तो अभी पहले दो परिकल्पना ही है और इसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है,
कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में है तो उस कक्षा की त्रिज्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी है, इसमें बहुत सारी चीजें अब इसके अंदर वन बाय वन डिस्कस करनी है हमको। ठीक है, तो आप तीसरी परिकल्पना के लिए सिर्फ आप लिख लीजिएगा अभी। ठीक है, लिखिएगा तीसरी परिकल्पना या फिर पहले समझ लो, देखो समझो बात को, देखो देखिएगा तीसरी परिकल्पना ये कहती है, ये हो गया जैसे नाभिक, ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होंगे। हर कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कुछ न कुछ ऊर्जा भी होगी। ये कहता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षाओं में चक्कर काटता है, जिनमें हर परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अपनी निश्चित कक्षा होती है। किसी की कक्षा पहली है, किसी की दूसरी कक्षा है, किसी की तीसरी कक्षा है। ठीक है, और अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ते हैं तो देखते ही है, कोई इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा के अंदर आएंगे, बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इस तरह हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की निश्चित ऊर्जाएं होती है, और जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी कक्षा में चक्कर काटता है तो न तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और न ही वो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन निम्नतम कक्षा से उच्चतम कक्षा में संक्रमण करे तो उसको ऊर्जा निम्नतम कक्षा से उच्चतम कक्षा में संक्रमण करे तो उसको ऊर्जा अवशोषित करनी पड़ेगी, मतलब अवशोषित करेगा ये। और यदि उच्चतम कक्षा से निम्नतम कक्षा में संक्रमण करे तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। अब करेगा कितनी? तो हर कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है। मान लीजिएगा कि ये कक्षा पहली ऊर्जा E1, E2, E3, ये पहली कक्षा की ऊर्जा E1, ये E2, E3, E4। तो दोनों, अच्छा, जैसे जैसे उच्चतम कक्षा चलेगी इनकी ऊर्जा भी बढ़ेगी, ये अपन आगे मैथमेटिकली डिस्कस करेंगे भी। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन चाहे अवशोषित ऊर्जा हो चाहे उत्सर्जित करता हो, इस ऊर्जा की वैल्यू या मात्रा होगी इन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा के अंतर के बराबर। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को दूसरी से तीसरी कक्षा में जाना है तो निश्चित रूप से इसको ऊर्जा का अवशोषण करना पड़ेगा। तो कितना अवशोषण करेगा? इन दोनों कक्षाओं की ऊर्जा का अंतर, मतलब E3 माइनस E2 ऊर्जा ये अवशोषित करेगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन दूसरी से पहली कक्षा में आ रहा है, निम्नतम में आ रहा है तो उत्सर्जित करेगा। कितनी उत्सर्जित करेगा? इन दोनों की ऊर्जाओं का अंतर। यहाँ पे अंतिम माइनस प्रारंभिक नहीं, अधिक ऊर्जा माइनस कम ऊर्जा लेनी है। जैसे जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षाएं चलेगी उनकी ऊर्जा भी ज्यादा होती रहेगी। तो कितनी उत्सर्जित करेगा? E2 माइनस E1। ठीक है, बाकी अपन जैसे जब स्पेक्ट्रम समझेंगे तो इस चीज को वापस ढंग से क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी आप पहले तीसरी परिकल्पना लिख लो, ठीक है, ताकि तीनों परिकल्पना एक साथ हो जाए। ठीक है, उसके बाद में पहले दो परिकल्पना पे जो कुछ क्वेश्चंस बनेंगे वो डिस्कस करते हैं। तो लिखिएगा, तीसरी परिकल्पना में लिखो, परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी कक्षाओं में चक्कर काटते हैं, जिनमें वे ना तो ऊर्जा का अवशोषण करते हैं व ना ही उत्सर्जन। लेकिन यदि निम्नतम कक्षा से उच्चतम कक्षा में संक्रमण करे तो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा अवशोषित करना पड़ेगा। इसी तरह से उच्चतम कक्षा से निम्नतम कक्षा में संक्रमण करने पर वह ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। नेक्स्ट लाइन से लिखना,
अवशोषित ऊर्जा अथवा उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा इन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होगी। ठीक है, अभी आप इतना लिख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर यहां तक? ठीक है, चलो अब देखो, अब बात करते हैं, अब बात को सुनो। मान लीजिएगा ये नाभिक है सपोज, परमाणु का नाभिक, और ये इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में चक्कर काट रहा है। ये पहली कक्षा हो सकती है, दूसरी कक्षा हो सकती है, तीसरी कक्षा, मान लीजिएगा जनरली कोई भी nवीं कक्षा है ये। तो nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर काट रहा है उस कक्षा की त्रिज्या है r, या फिर Rn लिख देंगे। कक्षा की त्रिज्या है r। ठीक है, अच्छा, इस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की चाल, ये चाल हो रही होगी, मान लीजिएगा v चाल है उसकी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में, उसकी त्रिज्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी है, उसकी गतिज ऊर्जा कितनी है, स्थितिज ऊर्जा कितनी है, टोटल ऊर्जा कितनी है, ये सारी चीजें हमको कैलकुलेट करना है इसमें। ठीक है ना, तो वन बाई वन डिस्कस करते हैं। तो आप टॉपिक यही डाल लीजिएगा कि परमाणु में, टॉपिक डालिएगा, हेडिंग लिखिएगा परमाणु में वृत्तीय कक्षा की, किसी वृत्तीय कक्षा की त्रिज्या इलेक्ट्रॉन की चाल व ऊर्जा, ये टॉपिक डाल लीजिएगा। ठीक है ना, अब देखिएगा, समझना बहुत ध्यान से। अब देखो, ये मान लीजिएगा इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है इसमें, तो पहली परिकल्पना से, तो बोर की पहली परिकल्पना से क्या है, परिकल्पना से mv² अपॉन r बराबर kZe² अपॉन r², या फिर ये हो गया था mv² बराबर kZe² अपॉन r, ये बन गया आपके लिए। क्लियर यहां तक? दूसरी बात, यहां तक ये हो गई। दूसरा ये हो गया आपके कि यदि इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, अच्छा, दूसरी कोणीय संवेग का क्वांटीकरण, मतलब mvr बराबर nh अपॉन 2पाई, दूसरी परिकल्पना से। इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ये दो आपके पास ये बनी। बस इन दोनों की मदद से आपको इलेक्ट्रॉन की चाल वगैरह सबकी गणना करनी है। ठीक है, ध्यान रहे कि ज्यादा से ज्यादा जेड क्या हो गया, परमाणु क्रमांक। तो आपको आंसर किस किस के पदों में निकालना है, जेड और एन के पदों में आंसर निकालना है। देखो, एच कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, ई फिक्स है, ठीक है ना, के भी फिक्स है, ये वैल्यू तो सारे फिक्स ही है, कांस्टेंट है। ठीक है, बस अलग अलग ये कक्षा हो गई, ये वाली कक्षा हो गई तो त्रिज्या ज्यादा हो जाएगी, और बड़ी कक्षा हो गई तो त्रिज्या कुछ अलग होगी। तो मतलब आर और वी जितने भी चीजें हैं, इन सब चीजों में निकालना, जेड और एन ही चेंज हो सकते हैं, ये सब चीजें तो फिक्स है। ठीक है ना, देखो कैसे निकालते हैं। या तो एक काम करो कि देखो, इससे v का मान निकाल लो, उठा के v का मान इधर रख दो बली। ठीक है, तो इक्वेशन 2 से, अब देखिए गणित के समीकरण है, आप स्वतंत्र कैसे भी सोल्व करो, आप इसको किसी भी तरह से सोल्व करो, सबसे आंसर आ जाएगा। बस v और r निकालना है। मान लीजिए समीकरण 2 से मैं क्या कर रहा हूं कि इससे v का मान निकाल लेता हूं। तो v बराबर क्या हो गया, NH अपॉन 2πm r, ये हो गया। ठीक है ना, वेग, लेकिन वेग तो भी त्रिज्या के पदों में आया ना। अब ये मान उठा के इसमें रख दो 1 में, तो 1 में मान रखने पर मान
रखने पर, तो जैसे ही एक में वैल्यू रखेंगे तो क्या हो गया, देखो एम वी स्क्वायर एन एच अपॉन 2 पाई एम आर का होल स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर वी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर सोल्व करें तो देखो ये क्या बन गया, एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, देखो एक तो एम कट गया, देखो यहां पर एक एम कट गया यहां पे। ठीक है, एक देखो आर भी कट गया, एक एम बचा है एक आर बचा है, और तो कुछ भी नहीं कटा। ठीक है, तो इधर वज्र गुणा करो पूरे को, या फिर आर को भेज दो इधर। तो देखिएगा ये वज्र गुणा अगर मैं करता हूं इसको तो ये क्या बचा है, यहाँ पे एन स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर इंटू आर, के जेड ई स्क्वायर आर। ठीक है ना, तो आर का मान निकालना तो इसको भेज दो नीचे। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, आर बराबर आ गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर के एम जेड। देखिए ये आ गई वैल्यू। ठीक है ना, अब एक तो देखो याद रखने की टेक्निक देखो, आप इसको मैं ऐसे लिखो एन एच का स्क्वायर बटा 2 पाई ई का स्क्वायर के एम जेड का के एम जेड आर बराबर। तो पहले देख लो सर, हो गया ना ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर हो गया के एम जेड। अब देखो इसको याद ऐसे रखो, देखो ये बन गया आपके नहीं का स्क्वायर बटा टोपी का स्क्वायर इंटू कमीज। ठीक है, नहीं मतलब क्या बना, एन एच, टोपी मतलब 2 पाई ई, कमीज मतलब के एम जेड, नहीं मतलब एन एच, टोपी मतलब 2 पाई ई, कमीज मतलब के एम जेड, नहीं मतलब एन एच, टोपी मतलब 2 पाई ई, नहीं मतलब एन एच, कमीज मतलब के एम जेड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बना। आप इतना फटाफट इसको पहले से कॉपी कीजिएगा, देखो फिर इसमें कुछ क्वेश्चंस करें। देखो पहले को भी, अब मैं आगे देखिएगा। अब आगे करते हैं, तो आर का फॉर्मूला बन गया ये यहां पर। अब देखिए वैल्यू रखना है। ठीक है, ये तो मेन फॉर्मूला बन गया। ये क्या बना, एनवी कक्षा की त्रिज्या। अब देखिएगा एच हो गया प्लांक स्थिरांक, एच बराबर हो गया प्लांक स्थिरांक 6.63 माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। एम मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 केजी किलोग्राम। पाई की वैल्यू फिक्स है लगभग 3.14। के कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू तो वैसे होती है 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो, और इप्सिलॉन जीरो का मान, ठीक है ना, और इप्सिलॉन जीरो का मान ये होता है वैसे 8 पॉइंट, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, और 10 की घात माइनस 12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर। जब ये वैल्यू रखकर इसमें रखे ना तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू आती है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। तो हमको डायरेक्टली के ही याद रखना है बजाय इसके। ठीक है ना, बजाय इसके न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली के की वैल्यू याद रखना है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी अभी। ठीक है, तो के की वैल्यू ये आ गई आपके लिए। ठीक है, और क्या बचा आपके पास,
m हो गया, e हो गया पाई, ठीक है। तो अब देखिएगा, जब इसमें वैल्यू रखेंगे, इधर इसके बाद में इधर कॉपी करना है, इधर चलना है। अब जब इसमें जो वैल्यू रखेंगे तो देखो h की वैल्यू रख देंगे, सिर्फ n स्क्वायर नहीं रख सकते हैं ना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल में क्या कर सकते हैं कि जैसे पहली कक्षा की त्रिज्या पूछ ली, दूसरी कक्षा की त्रिज्या पूछ ली, तीसरी कक्षा की त्रिज्या, n ही तो चेंज कर सकते हैं, h तो फिक्स रखना ही रखना, ठीक है। e भी फिक्स है, और ज्यादा से ज्यादा z चेंज कर सकते हैं, भाई हाइड्रोजन परमाणु है, पूछ लेते हैं हीलियम है क्या, लिथियम है, तो z चेंज कर सकते हैं। तो या तो एक काम करेंगे फॉर्मूले को इतना ही रख दें, अब आप हर बार वैल्यू रखो, पूछ लिया कि हीलियम परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या, तो हीलियम परमाणु z का मान हो गया 2, पहली कक्षा n का मान हो गया 1, ठीक है। लिथियम परमाणु की चौथी कक्षा की त्रिज्या, तो लिथियम परमाणु 3 हो गया, किसका मान, z का मान, चौथी कक्षा n का मान हो गया 4, तो n और z ही चेंज करना, बाकी सबकी वैल्यू तो फिक्स है, जो रखना ही रखना है, ठीक है। और e भी रख लीजिएगा, e मतलब 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुलाम। जब ये वैल्यू रख कर नया सूत्र बनाए तो nवीं कक्षा की त्रिज्या, nवीं कक्षा की जो त्रिज्या का सूत्र बनेगा Rn, R या फिर Rn बराबर, ठीक है ना, वो फॉर्मूला ये बन जाएगा। जब ये सारी वैल्यू देखो क्या नहीं रख सकते यहाँ पर, तो साथ में क्या जाएगा n स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा केवल z, तो साथ में n स्क्वायर बटा z आएगा। तो जब रखते हैं 0.529 10 की घात -10 n स्क्वायर बटा z मीटर, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एंगस्ट्रॉम, 10 की घात -10 मीटर को एंगस्ट्रॉम। तो आरवी कक्षा की त्रिज्या क्या हो गई, ये 0.529 और n स्क्वायर बटा z एंगस्ट्रॉम, ये फॉर्मूला बन गया। लेकिन फॉर्मूला किसके लिए बनाई है, त्रिज्या का फॉर्मूला बना है, nवीं कक्षा की त्रिज्या का सूत्र बन गया ये, ठीक है। 0.529 इंटू n स्क्वायर बटा z एंगस्ट्रॉम। अब बताइएगा, पूछ लिए प्रश्न, हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या, तो हाइड्रोजन परमाणु z का मान हो गया 1, पहली कक्षा की त्रिज्या n का मान हो गया 1, तो आंसर कितना आ गया 0.529 एंगस्ट्रॉम। समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो उसमें जो भी क्वेश्चन पूछ ले हीलियम परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या, तो हीलियम परमाणु कहां आना, तो z की वैल्यू 2, पहली कक्षा n की वैल्यू 1, क्लियर यहां तक। अच्छा, प्रश्न और भी बन सकते हैं, मान लीजिएगा प्रश्न कह दिया कि केवल हाइड्रोजन परमाणु ही है, तो हाइड्रोजन परमाणु में ये नाभिक है, मान लीजिएगा ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, तो किसी एक ही परमाणु की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो इसमें अगर आए चाहे तो कई बार क्या एक नंबर का प्रश्न पूछ लेते हैं इसे, तो एक ही परमाणु की मतलब z फिक्स हो गया, परमाणु की पहली, दूसरी, तीसरी, डैश डैश nवीं कक्षाओं की त्रिज्या या कक्षा की त्रिज्या क्रमशः R1, R2, R3 डैश डैश Rn है, तो देखिए अब R1 अनुपात R2 अनुपात R3 अनुपात क्या होगा, देखिए Rn। अब देखो एक ही परमाणु तो z सेम हो गया ना, n तो चेंज करना है, तो पहले वाले में क्या लिखेंगे 0.529 1 का स्क्वायर बट्टा z एंगस्ट्रॉम अनुपात 0.529 गुणा 2 का स्क्वायर बट्टा z एंगस्ट्रॉम अनुपात। R3 वाले में 0.529
3 का स्क्वायर बट्टा जेड एंगस्ट्रोम, ठीक है, और ये आ जाएगा 0.529 एन स्क्वायर बट्टा जेड एंगस्ट्रोम। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखो, ये पूरा सब अनुपात में सारी चीजें कट जाएगी भाई। अनुपात 2:4:6 है, तो इसका मतलब 1:2:3 लिख सकते हैं ना, सब में 2 का भाग दे दिया, ठीक है। और क्या कटेगा, देखो जेड भी सब में कट जाएगा, एंगस्ट्रॉम कट जाएगा, तो क्या जाएगा 1 का स्क्वायर अनुपात 2 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया 1 स्क्वायर अनुपात 2 स्क्वायर अनुपात 3 स्क्वायर अनुपात डैश डैश एन स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ गई, इसका मतलब 1 अनुपात अतः R1 अनुपात R2 डैश डैश RN किसके बराबर आ गया 1:4:9 अनुपात करते करते एन स्क्वायर, ये आ गया आपके लिए। समझ में आ रही है यहां तक बात, R2 डैश डैश RN तक, R3 RN तक, ठीक है ना। ठीक है, बन गया एक। समझ में आ रही बात, ठीक है। एक प्रश्न इसमें और बनता है, देखो मान लीजिए अगर ऐसे पूछ ले कि आवर्त सारणी में जो परमाणु है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इनके पहली कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो सबकी पहली कक्षा की त्रिज्या तो पूछी, ठीक है, सबकी पहली कक्षा की त्रिज्या पूछी है, लेकिन ये क्या दे दिया, अब की बार जेड चेंज कर दिया, तो R1, तो ये क्या जाएगा R समानुपाती 1/z, तो 1/1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, इस तरह से बन जाएगा आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। इतना कॉपी करो फटाफट। चलिए अब देखें वेग, त्रिज्या निकाल ली हमने, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा वेग। तो त्रिज्या तो एनवीं कक्षा की त्रिज्या तो आपके पास निकल गई, नई का स्क्वायर बटा टोपी का स्क्वायर इंटू कमीज KMZ, ठीक है ना, ये बन गई त्रिज्या का सूत्र। अब बात करते हैं वेग का सूत्र। तो आपके पास देखिएगा वापस वही mvr बराबर NH/2 ये समीकरण नंबर 2 थी आपके पास, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू रख दो r की, ठीक है। तो वेग निकाल लेते हैं, तो m v और r की जगह वैल्यू रख दो ना, मतलब ये n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π² e स्क्वायर KMZ बराबर NH/2π। अब देखिए कुछ कट रहा है, देखिएगा एक m कैंसिल आउट हो गया, एक m हो गया कैंसिल आउट। और अगर बात करें तो देखो एक h चला गया, एक n भी चला गया, एक n बच गया, एक h बच गया, ठीक है। एक पाई, तो मतलब ये खत्म हो गया, एक पाई रह गया, ठीक है ना। और 2 से काट लेते हैं तो ये कट गया 2 बार, ठीक है। तो क्या बचा यहां पर v और NH अपॉन 2π e KZ, 2π e स्क्वायर बचा, ठीक है ना, बराबर 1। यहां पे कुछ भी नहीं बचा 1, तो v बराबर क्या बन गया, देखो इसको उधर भेज दो, तो v इंटू NH ये हो गया 2π e स्क्वायर KZ, ठीक है। तो v का मान क्या हो गया, देखिएगा 2π e, तो इसको इस तरह से लिखो, देखो इंटू 2π e अपॉन NH। देखो पहले तो ये फॉर्मूला बन गया, NH आ गया नीचे, देखो 2π e स्क्वायर को मैंने 2 पार्ट में बांट लिया, a इंटू e, ठीक है। अब देखो याद रखने का टेक्निक बनाए, तो देखो इस तरह से लिखो, देखो काजी, और ये क्या बन गया टोपी अपॉन नहीं,
ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो V बराबर क्या बन गया, काजी इंटू टोपी बटा नहीं। काजी मतलब KZE, टोपी मतलब 2πe, नहीं मतलब NH। काजी मतलब KZE, टोपी मतलब 2πe, नहीं मतलब NH। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ याद रखने का एक तरीका है, आप किसी भी तरह से किसी भी चीज को अन्यथा ना ले प्लीज। ठीक है, तो अच्छा त्रिज्या का सूत्र क्या बना, नई का स्क्वायर बटा टोपी का स्क्वायर इंटू कमीज, नहीं मतलब NH। ठीक है, टोपी मतलब 2πe, कमीज मतलब KMZ, और त्रिज्या का सूत्र क्या बना, काजी इंटू टोपी बटा नई। काजी का मतलब क्या हो गया KZE, टोपी मतलब 2πe, नई मतलब NH, कमीज मतलब KMZ। ठीक है, काजी इंटू टोपी बटा नई। ठीक है, अब इसमें भी अगर वैल्यू रखें, वैल्यू रखकर अगर इसको पूरा सोल्व करें, ठीक है, तो वापस वही सारी वैल्यू रखनी है। बताओ किस किस की वैल्यू नहीं रख सकते, एक तो नहीं रख सकते Z, ठीक है ना, एक तो ये बंदा Z, और एक किसकी N, तो बाकी सबकी वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो जब वही सारी वैल्यू वापस रखें, E का मतलब ये है, पाई मतलब 3.14, और रखकर जब सोल्व करें, ठीक है, तो वेग का फॉर्मूला आता है 2.189, या 2.19 लिख लीजिएगा लगभग, 2.19 गुणा 10 की घात 6। ठीक है, और क्या रह जाएगा ऊपर तो Z, और यहां पर N गुणा Z बट्टा N, मीटर पर सेकेंड। देखिएगा मैं मीटर पूरा इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको M, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान M वाला कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए पूरा लिख रहा हूं मैं मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये बन गया आपके लिए वेग का सूत्र, ये बन गया वेग का फॉर्मूला। ठीक है ना, एक चीज और ध्यान रखना, ये बन गया वेग का फॉर्मूला यहां पर, क्लियर। कई बार क्वेश्चंस क्या आता है, इस तरह से भी पूछ लेते हैं, अच्छा कि पहली कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल बताओ, तो हाइड्रोजन परमाणु Z का मान 1, पहली कक्षा N का मान 1। ठीक है, तो 2.19 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकेंड, क्लियर आता। ठीक है, अब मान लीजिएगा पूछ लिया कि हीलियम परमाणु में पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल, तो हीलियम परमाणु बोला है ना, Z का मान 2, पहली कक्षा N का मान 1, तो 2 से गुणा कर लीजिएगा, मान कितना आ जाएगा 4.38 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। कई बार क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल ऐसे पूछ लेते हैं कि जैसे हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल तथा प्रकाश की चाल का अनुपात क्या होगा। तो कई बार प्रश्न क्या करते हैं कि C, प्रकाश की चाल के पदों में, प्रकाश के वेग के पदों में पूछ लेते हैं। प्रकाश का वेग का मान फिक्स है निर्वात में, C का मान होता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब अगर V बट्टा C को अगर करते हैं, V में C का भाग यदि देते हैं, तो V बट्टा C जब करते हैं, ठीक है, तो मतलब 2.19 गुणा 10 की घात 6 Z बट्टा N, ये आगे वापस मीटर पर सेकेंड गुणा C का मान 3 गुणा 10 की घात 8, ये 10 की घात 6, 10 की घात 8, तो 10 की घात 2 बच गया, 10 की घात 2 मतलब ये हो गया 100, 300, तो 2 अगर करते हैं तो ये वैल्यू जो लगभग आती है वो आती है 1 बट्टा 137 गुणा Z बट्टा N, वापस वही मीटर पर सेकेंड। तो V की लगभग वैल्यू क्या आ गई, ये भी ध्यान रखना, C बट्टा 137 गुणा Z बट्टा N मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो कई बार यदि प्रश्न प्रकाश की वेग के पदों में पूछ रहा है आंसर, कि भाई आंसर है जो प्रकाश के वेग के पदों में निकालो, या क्वेश्चन में भी ऐसा दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन की चाल का प्रकाश की वेग के साथ अनुपात बताओ, तो डायरेक्टली फॉर्मूला C वाला लगा लेना, मतलब ये C बटा 137 का ही मान है लगभग का। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिएगा प्रश्न पूछ लिया कि अगर मान लीजिएगा हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल,
और प्रकाश की चाल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा जेड का मान 1 एन का मान 1। ठीक है, तो आपको बता दो वी का मान कितना आ गया, फिर C/137। तो वी बट्टा सी क्या आ गया, दोनों में सी का भाग देंगे 1/137, तो अनुपात क्या हो जाएगा 1/137, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो एक ये वाला फॉर्मूला हो गया वेग के पदों में, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा।